हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 13 जिसका टाइटल है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जेईई मेंस में आ चुके हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरे सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जेईई मेन में आ रखे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस उन PYQs में ही आ सकते हैं। ठीक, तो ये वाला सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, और ये वाला तो है ही अपने आप में इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और शगुन के तौर पर पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ मोशंस जो न्यूटन ने दिए थे। तो यहाँ पे हमारे पास है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ, और यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक, तो यहाँ पे जितनी भी बारीकियाँ हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनते रहें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम के ऊपर, यदि किसी सिस्टम या किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जो है जीरो के बराबर है, समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी वेक्टर से है मेरा, वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब यहाँ पे स्पीड और डायरेक्शन से है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट, एंड जो आपका मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तब ये दोनों जब कांस्टेंट हो जाते हैं तब जाके वी वेक्टर को कांस्टेंट हम कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ हमारा कहता है। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी सिस्टम का, वो उसका डिफरेंशिएशन जो है, उसका रेट ऑफ चेंज जो है, वो उसके ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस के सम के बराबर होता है। F इज टू dp/dt, ये हमारे पास होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और यदि यहाँ पे मास की जो वैल्यू है, किसी ऑब्जेक्ट का मास यदि कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फोर्स जो लगने वाले सारे फोर्सेस हैं F एक्सटर्नल का समीशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपके पास होता है रिजल्ट। F नेट भी इसे लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। आप सेंटर ऑफ मास में ये बात भी सीखेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक, तब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स लगाती है तो उसके एवज में, उसके रिएक्शन में वो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। यदि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है F, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। दोनों जो फोर्सेज हैं वो एक साथ लगते हैं, अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यदि F12 है और ये F21 है, सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये रिलेशन इनके बीच में होता है। ये हमारे तीन लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम याद करते हैं कि कौन कौन से बेसिक फोर्सेस जो हैं हमें इस्तेमाल होने होते हैं। सबसे पहला फोर्स होता है टेंशन। सबसे पहला फोर्स होता है टेंशन, ठीक, और नॉर्मल, और कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे तीन मेजर फोर्सेस हैं जिन पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ टेंशन आप जानते हैं कि कोई एक रस्सी है, वो अपने कनेक्टेड दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक पुल फोर्स लगाती है, उसे टेंशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सपोर्ट है और यहाँ पे रस्सी है, रस्सी के साथ एक ब्लॉक है। तो ये रस्सी अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, रस्सी से कनेक्ट कौन है, ये छत कनेक्टेड है, ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ये इनके ऊपर पुलिंग फोर्स लगाती है। तो पुलिंग फोर्स लगाती है इनके ऊपर, तो जब इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो फोर्सेस हमको नजर आएंगे। तो यदि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन लगता है T, और यहाँ पे जो सपोर्ट होता है उसके ऊपर भी टेंशन लगता है T। यदि रस्सी मासलेस है, आइडियल है, इनएक्सटेंसिबल है, तो ये दोनों जो टेंशंस होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं यदि रस्सी मासलेस है तो। ठीक, तो ये हो गया आपका टेंशन। और रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे भी टेंशन, टेंशन। यहाँ पे मैं आइडियल स्ट्रिंग मान रहा हूँ, रस्सी का मास 0 मान रहा हूँ, तो यहाँ पे टेंशन बराबर मैंने दिखा दी है। उसके बाद आता है नॉर्मल।
तो नॉर्मल जब लगता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक दूसरे के ऊपर एक पुशिंग फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं और वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। और ये दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन की वजह से होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, वो रखा हुआ है एक सरफेस पर, तो ये सरफेस इसको पुश करने की कोशिश करता है, भाग यहाँ से, और ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक वही फोर्स लगता है, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसने जितना फोर्स लगाया इतने इसना फोर्स लगाया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग को दबाते हैं या खींचते हैं तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करने की क्वेस्ट में वो फोर्स लगाती है उस कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर। मतलब क्या है साहब, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ मान लेता हूं L0, कोई भी एक्सटेंशन कोई भी कंप्रेशन अभी नहीं है। और जब हम खींच देते हैं, खींच दिया हमने स्प्रिंग को, क्या किए, खींच दिए, वो भी एसपी ऑफिस में है। कितना खींच दिया, x खींच दिया, तो मैंने मान लिया कि इसका लेंथ हो जाता है L0 प्लस x के बराबर। तो ये रस्सी, ये जो स्प्रिंग है, ये अपने आप को अपनी नेचुरल पोजीशंस की लाने की कोशिश करती है और इस क्वेस्ट में, इस जर्नी में वो अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। इसको जाना है यहाँ, तो ये इसको खींचती है ऐसे, और ये फोर्स जो होता है वो kx के बराबर होता है। कभी कभी किताबों में -kx लिखा होता है, वहां पे माइनस का मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यदि हम यहाँ पे स्प्रिंग को दबा देते हैं, स्प्रिंग को दबा दिया है हमने, तो स्प्रिंग छटपटाती है, नेचुरल पोजीशन में जाने की कोशिश करती है और इस जर्नी में वो अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। F = kx के बराबर, यदि इसकी लेंथ हो चुकी है L0 - x। ठीक, आप वर्क एनर्जी पावर में ये पढ़ा होगा आपने कि यदि स्प्रिंग को आपकी नेचुरल पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया जाता है, चाहे इसको कंप्रेस किया जाए चाहे उसको एक्सटेंड किया जाए, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो कितना होता है, कमेंट में लिख के बताइए। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है जो स्प्रिंग में, वो कितनी होती है, वो भी कमेंट में लिख के बताइए जरूर कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यदि इसको नेचुरल पोजीशन से x कंप्रेस एक्सटेंड कर दिया जाता है, और वर्क डन। ठीक, फिर साइन बताना वर्क डन, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं वेइंग मशीन के बारे में। वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस दो तरह के आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं। पहले हम पढ़ते हैं वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो क्या पढ़ता है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ती है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इस वेइंग मशीन के ऊपर आप चढ़ गए तो वेइंग मशीन के ऊपर लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रीड करती है। तो इसका मतलब यदि वेइंग मशीन को हम एक एलिवेटर में ले जाते हैं, या आपके पास वेइंग मशीन है, यहाँ पे एक बंदा है और बंदे का मास जो है m के बराबर है, यहाँ पे लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a। तो क्या होता है कि ये बंदा जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है इस मशीन के ऊपर, और मशीन भी उसके एवज में फोर्स लगाती है इसके ऊपर। तो यदि मैं बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो बंदे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बाय वेइंग मशीन, और इसके फोर्स जो है नीचे mg, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a। तो यहाँ पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूँ, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। फोर्स एक ऊपर है, फोर्स एक नीचे है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब हमें इसको और इसका जो साइन है उसको कंसीडर करना होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। n - mg = m × a। तो यहाँ पे आपको मिलता है n = m × g + a। तो यहाँ पे g की जगह आ जाता है g + a। वेट में ma वाली जो क्वांटिटी है वो ऐड हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यदि लिफ्ट जा रही है नीचे, ओहो हो, लिफ्ट जा रही है नीचे, ये वेइंग मशीन है, ये बंदा है, ये नीचे जा रही है, तो यहाँ पे आपको मिलता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन मेजर करने वाली है दैट विल बी = m of g - a। और मान लीजिए यदि लिफ्ट है और लिफ्ट एक्सेलरेशन 0 से जा रही है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। या फिर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए वेलोसिटी इसकी कुछ भी है, 10 मीटर/सेकंड कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। लोग घबरा जाते हैं, स्पीड यदि दिख जाती है तो भी यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। स्पीड यदि कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो वहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आती है वो mg के बराबर आती है, वेट के बराबर आती है। ये सब आपका मास, ये वेइंग मशीन है और यहाँ पे आपका बंदा है, तो बंदे का जो एक्चुअल वेट है वो यहाँ पे मेजर होगा। ठीक, यहाँ पे वेट जो है वो कम मेजर होगा, और यहाँ पे जो वेट है वो एक्चुअल वेट से भी ज़्यादा मेजर होने वाला है। ठीक, इस वेट को कहा जाता है अपेरेंट वेट, इसे कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट। ये जो हमको मिल रहा है ये अपेरेंट वेट है, ये भी अपेरेंट वेट है।
ये बात समझ में सबको आ गई। अब बिल्कुल सेम फॉर्मूले होते हैं यदि हम यहाँ वेइंग मशीन की जगह स्प्रिंग बैलेंस लगा देते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जो उस रस्सी के अंदर जो टेंशन है, स्प्रिंग बैलेंस देख लो यहाँ पे, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? अपने अंदर टेंशन मेजर करता है। इस वेइंग मशीन में जो रस्सी कनेक्टेड है उसमें प्रोड्यूस्ड टेंशन को ये मेजर करता है और उस टेंशन के अकॉर्डिंग ये वेट उस ऑब्जेक्ट का दिखाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक एलिवेटर में हमने एक वेइंग इसको स्प्रिंग बैलेंस को रख दिया है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, अंदर स्प्रिंग है, यहाँ पे एक हुक है, हुक से हमने कनेक्ट कर दिया एक m मास के ब्लॉक को, लिफ्ट जा रही है ऊपर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक से कनेक्टेड जो रस्सी है, इस रस्सी को नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है। तो ये रस्सी इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक टेंशन फोर्स हमने रस्सी की वजह से इस ब्लॉक पर लगा दिया। यहाँ पे नीचे है mg के बराबर फोर्स और ये इसका एक्सेलरेशन है a। तो यहाँ से आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाकर t माइनस एम जी इज इक्वल टू ma लगा सकते हैं। t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m इंटू जी प्लस a। ऐसा ही कुछ होता है जैसा हमने पिछले देखा था। यहाँ पे लिफ्ट नीचे जाएगी तो टेंशन की वैल्यू m इंटू जी माइनस ए आएगी। यदि एक्सेलरेशन 0 है तो टेंशन की वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस के केस में कितनी आती है? mg के बराबर। लिख लेंगे? बोलो भाई, लिख लोगे? चलिए आगे चलते हैं। हाँ या ना मैंने पूछा ही नहीं, हाँ कि ना, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ ही होगी, तो हम इस बात पे ही आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं पुली के बारे में, पुली सिस्टम। तो पूरे पुली सिस्टम को तो कवर किया जा नहीं सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम जो इम्पॉर्टेंट जो पुली है वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक पुली का एग्जाम्पल जो है बहुत बार आता है। यहाँ पे फिक्स्ड पुली है साहब, एक फिक्स्ड पुली है। वैसे रोटेशन में पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे इसका मास होता है, पुली का रोटेशन होता है। यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में यही क्वेश्चंस आते हैं कि एक पुली है, फिक्स्ड है साहब, ये घूम नहीं सकती है, इसके दोनों तरफ रस्सियाँ बांधी जाती हैं। यहाँ पे एक m2 मास का ब्लॉक है, यहाँ पे एक m1 मास का ब्लॉक है और यहाँ पे m2 जो है वो m1 से ज़्यादा है। अब देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को ये ऐसा करते हुए देखा है कि जो ब्लॉक ऊपर होता है उसको वो ऊपर एक्सेलरेटेड मान लेते हैं और जो ब्लॉक नीचे होता है उसको नीचे की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा आपके पास सिस्टम है तो जो ज़्यादा भारी मास होगा उसी की तरफ जो है मोशन होने वाला है। चाहे ये हैवी है तो चाहे ऊपर रखा हो चाहे नीचे रखा हो, ये जाएगा नीचे ही यदि इसको खुला छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जो है इसको खुला छोड़ दिया जाता है, यानी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसको किया जाता है, छोड़ दिया ऐसे। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है सिस्टम का एक्सेलरेशन क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये दोनों ब्लॉक जो हैं सेम एक्सेलरेशन से जाते हैं। यदि ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है नीचे तो ये भी सेम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ए से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको मिलता है m2 भारी माइनस हल्का मास इंटू जी, यानी डिफरेंस ऑफ मासेस इंटू जी डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। ये आपको एक्सेलरेशन मिलता है। और यदि आप इस रस्सी में टेंशन की बात करें, तो टेंशन की वैल्यू आपको मिलती है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, या आप इसको m2 m1 लिख सकते हैं, पहले m2 प्लस m1 लिख सकते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए सपोर्ट में कितना टेंशन है, तो यहाँ पे मैं टेंशन t डैश निकाल सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स t। ठीक, तो इस तरीके से आप पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है दोस्तों, हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो दो प्रकार की फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है सिर्फ फ्रिक्शन, ये जो पापा फ्रिक्शन है और ये बेटे फ्रिक्शन है या बेटी फ्रिक्शन है, जेंडर न्यूट्रल है सब। तो क्या है इसका मोटिव? इसके जीने का सिर्फ एक मोटिव है कि मैं जब तक जिंदा हूं स्लिपिंग का अपोज करूंगा, किन्हीं भी दो सरफेसेस को स्लिप नहीं होने दूंगा जब तक है जान। तो ये इसका मेन मोटिव क्या है? स्लिपिंग का अपोज इसे करना है साहब। कुछ भी हो जाए, कैसा भी फ्रिक्शन हो, रोलिंग हो, स्टैटिक हो, काइनेटिक हो, ये क्या करता है? इसका मेन जो उद्देश्य है, मेन जो एम है, वो स्लिपिंग का विरोध करना है।
अब स्लिपिंग का विरोध करने में, स्लिपिंग का अपोज करने में ये किसी ऑब्जेक्ट को रिटार्ड भी कर सकता है, रिटार्डेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट भी करा सकता है। ठीक, तो आप हमेशा याद रखें कि फ्रिक्शन का कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम भी कर सकता है। ठीक है, जैसे हम भाग रहे हैं एक ट्रैक पर, तो हमारी स्पीड बढ़ती है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही बढ़ती है। हम कार को एक्सेलरेट करा रहे हैं, बाइक को एक्सेलरेट करा रहे हैं, तो उसमें सहायक मेन जो है वो कौन है? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम एक्सेलरेट नहीं कर पाते। अच्छा, दो तरह के इसके टाइप हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्ट करता है, तब पिक्चर में आता है जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हों। व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, रुका हुआ है, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो ये थंब रूल आप याद कर लीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं फिर भी रुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे एक्ट कर रहा होगा। अब हम इसी के साथ चलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के पास कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में, किन्हीं भी दो सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन जब हो, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। इट एक्ट्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact। अच्छा, मान लीजिए दो सरफेसेस हैं और दोनों एक साथ चल रही हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मोशन इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो वो आएगा कितना? 0। तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में 0 आएगी यदि ये साथ साथ चलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब लगेगा जब दो सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है तब। और एक बात आप याद रख सकते हैं कि जब काइनेटिक फ्रिक्शन रियल लाइफ में लगता है तो ची ची घिसने की आवाज़ जो है हमें मिलती है। घिसता है कोई चीज़, ची ची की आवाज़ यदि आ रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन वहाँ पे लग रहा होता है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, फिर बात करेंगे डायरेक्शन की। ये कुछ ऐसे हैं बदलते हुए स्वभाव के कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो वेरी करता है साहब आपके 0 से लेके μs into n। μs into n कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। और ये जो है बेचारा, ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू रहती है हमेशा। μk into n के बराबर इसकी वैल्यू होती है। μk इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू वेरिएबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरिएबल, इसी में ही लोग मर जाते हैं, काफ़ी सारे मर जाते हैं, मतलब नॉट लिटरली मरना, बट लाइक एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और रोटेशन में तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी जान खाता है। तो ये याद रखें, वेरिएबल इसकी वैल्यू है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पता ना हो कि ये कितना है, तो आप इसकी वैल्यू fs ही मान के चलें। कभी भी μs into n डायरेक्ट ना लिखें जब तक कि क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा हो कोई हिंट। अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होती है? तो डायरेक्शन ओवरऑल फ्रिक्शन की मैं आपको बता रहा हूं, कैसा भी फ्रिक्शन हो आप डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक, डायरेक्शन में ये दोनों की है, ये आप चाहे स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के लिए यूज कर सकते हैं ट्रिक, स्टैटिक और काइनेटिक। ये बहुत ही बड़े आदमी ने ये बताया था कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में आप उसका मोशन इमेजिन कीजिए। एक इमेजिनरी सिनेरियो अपने दिमाग में क्रिएट करिए जहां पे उस सिस्टम के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। जहां पे आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, उस सिस्टम में फ्रिक्शन को एब्सेंट मान लीजिए। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन इज एब्सेंट। Then see where the object is moving। फिर देखिए फ्रिक्शन की एब्सेंस में वो बंदा कहाँ जा रहा है, वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उसके सरफेसेस का जो मूवमेंट है, या मैं कहूँ कि जो स्लिपिंग है, जो इसका मोशन है, उसका अपोज करने के लिए किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होना चाहिए, उसका मोशन अपोज होना चाहिए, उस डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन फ्रिक्शन वुड ऑलवेज
oppose its motion, its slipping, यानी कि जो स्लिप हो रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स स्लिप होगा, तो हमें बताना है, हम बता सकते हैं कि उसकी स्लिपिंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक दीवार है और दीवार के सामने जो है हमने एक ब्लॉक लगाया है और ब्लॉक के ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स, और यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है। तो हमें ये देखना है कि फ्रिक्शन जो है किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं एक दफा कि यहाँ पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, ये दीवार एकदम स्मूथ है, तो ये ब्लॉक क्या यहाँ पे टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। ये ब्लॉक नीचे घिसड़ने लगेगा, ये ब्लॉक नीचे मूव करने लगेगा, और यहाँ पे स्मूथ स्मूथ दीवार है, बढ़िया 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 नीचे जाता रहेगा। तो हमें ये देखना है कि इसको नीचे जाने का मतलब है कि इसकी सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस और दीवार की ये वाली सरफेस जो है आपस में मूव कर रही हैं, रिलेटिव मोशन हो रहा है, और इस मोशन को रोकने के लिए हमें ज़रूरत है फ्रिक्शन की, जो इसको पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा सके और इसको रोक सके। ठीक बात? तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ गए, ऊपर की तरफ लगने वाली है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि मान लीजिए एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे इसको खींचा जा रहा है इस फोर्स लगा के, ये एंगल है थीटा, और आपसे पूछा जा रहा है बताइए फ्रिक्शन जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ ये फोर्स है। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस जगह यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये यदि सरफेस बहुत स्मूथ होती तो क्या होता, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होता। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होता तो इनकी सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता, और फ्रिक्शन टूट के पड़ता इस स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोकता तभी स्लिपिंग रुकेगी, तो ये पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होता। तो इस रिजल्ट से, इस ट्रिक से हम बता सकते हैं किसी भी दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन की डायरेक्शन। करना क्या है, मान लीजिए फ्रिक्शन एब्सेंट है, फिर देखिए मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, और वहां से हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं और यहाँ पे सीखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। ग्राफ से मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो है फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स F, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के हैं वो म्यू के इंटू म्यू एस हैं, और आप याद रखना कि म्यू एस जो है हमेशा ज़्यादा होता है म्यू के से, या बराबर भी हो सकता है। हमेशा म्यू एस और म्यू के आपस में इस तरीके से रिलेशन होल्ड करते हैं, और हम फोर्स की वैल्यू जो है बढ़ाते जा रहे हैं, हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पे फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन का ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ आपको मिलता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है पूरे ग्राफ की ये होती है म्यू एस इंटू एन के बराबर, और ये जो आपके पास वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू ये म्यू के इंटू एन के बराबर होती है। तो ऐसा क्यों ग्राफ मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्लिप नहीं हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रहा होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल होती है, 0 से लेके म्यू एस इंटू एन तक जाती है। तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है और एक इस पॉइंट तक पहुंच जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग होने लगती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो इसलिए ग्राफ जो है थोड़ा सा डिप खाता है और कांस्टेंट हो जाता है। इस तरीके से ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स में, म्यू एस इंटू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एंगल्स के बारे में। एक हमारे पास एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक हमारे पास एंगल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा हमारे पास है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, बस ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। कैसे, क्या मतलब होता है इनका? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्ट कर रही है, मान लीजिए इस तरफ एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आपके पास फोर्स होता है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट फोर्स को कहा जाता है आर। आर का मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स। क्यों इसका नाम कांटेक्ट फोर्स है? बिकॉज नॉर्मल इज ऑल्सो ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ द सर्फेसेस, फ्रिक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस, दैट्स व्हाई दीज टू फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और इनका जो रिजल्टेंट है उसको नेट कॉन्टैक्ट फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। और नॉर्मल के और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में जो एंगल होता है थीटा,
या इसको लैम्डा भी कहा जाता है। इस लैम्डा को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 10 लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो y कॉम्पोनेंट यानी फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है म्यू एस के बराबर। तो यहाँ से लैम्डा विच इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको मिलता है 10 इनवर्स म्यू एस। क्या इसका काम है? कुछ काम नहीं है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है आप चेंज कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन का एंगल जो है आप चेंज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि ये ब्लॉक किस एंगल पर मूव करना स्टार्ट कर देता है, किस एंगल पर ये स्लाइड होना स्टार्ट कर देता है। तो वो एंगल कैसे पता चलेगा कि mg sin थीटा जो है इस तरफ कंपोनेंट लग रहा होगा, mg cos थीटा इस तरफ होगा mg का कंपोनेंट, ये होगा नॉर्मल, और यहाँ पे फ्रिक्शन। अब स्लिप होना जस्ट स्टार्ट किया है तो मैं कह सकता हूं कि म्यू एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा होगा। म्यू एस इंटू एन के बराबर फोर्स लग रहा होगा। बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट किया है मूव करना, तो इसका मतलब इससे पहले तो वो रुक रखा होगा, और रुक रखा होगा तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हमने यहाँ पे रख दिया इस वैल्यू को। आप इन दोनों फोर्सेस को आपस में क्या करेंगे? आप इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और यहाँ से आपको मिलेगा mg sin थीटा बराबर म्यू एस इंटू mg cos थीटा। तो यहाँ से आपको मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और यहाँ पे आपको मिलता है थीटा दैट इज एंगल ऑफ रिपोज दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ये आपके पास एंगल ऑफ रिपोज आपको मिलता है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं कि मिनिमम फोर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है कॉन्सेप्ट, मिनिमम फोर्स टू मूव अ ब्लॉक। तो मान लीजिए आपके पास एक फोर्स, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, और उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, और ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पर एक फोर्स लगाया जाता है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना मिनिमम फोर्स हम लगा सकते हैं जिससे ब्लॉक हिल जाए, बस ब्लॉक जो है बस हिल जाना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू एस के बराबर है, बिकॉज जस्ट हिलाना है हमें तो म्यू एस की जरूरत ही पड़ेगी। हमें सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना है इस फोर्स के द्वारा, और इसकी डायरेक्शन हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने पे आपको मिलता है फोर्स मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू से मतलब है मेरा म्यू एस से है, ये म्यू एस है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, और ये थीटा जो है, थीटा आता है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। tan इनवर्स म्यू एंगल पर आप इतना फोर्स लगाइए, ब्लॉक जो है हिल जाएगा, ठीक है। और ये सबसे मिनिमम वैल्यू है, चाहे आप थीटा को 90 ही क्यों ना कर दें, उससे भी कम ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ इंक्लाइन प्लेन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है, यहाँ पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ पे एक और इंक्लाइन प्लेन है, और यहाँ पे मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब यदि आपको निकालना है कि मिनिमम फोर्स टू टेक टू मूव दिस ब्लॉक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यदि आपको इस डायरेक्शन में निकालना है कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं कि जिससे चलने लग जाए, तो इसके ऊपर देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। यदि आप इसको इधर मूव कराना चाहते हैं, मूव डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइन, और इस वाले केस में हम इसको ऊपर की तरफ घसीटने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितना मिनिमम फोर्स हमें लगाना पड़ता है। तो इस पे फोर्सेस की जो गिनती है वो करते जाइए। mg sin थीटा फोर्स लगेगा इधर, यहाँ पे फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा इसको, म्यू एस इंटू एन फोर्स लगेगा, और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगी, ये भी सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स की वैल्यू आती है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ इंक्लाइन प्लेन पे आपको घसीटना है, मूव करवाना है, तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू आती है आपके पास म्यू एस mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। ये फोर्स होता है साहब मिनिमम फोर्स। ज़्यादा निकालने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, बिकॉज आप कितना भी ज़्यादा लगा लो इससे ब्लॉक तो मूव कर ही जाएगा। और यदि आपको किसी ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है
एफ मिनिमम कितना आप यूज करें जिससे ये ऊपर चढ़ने लग जाए। तो जब ब्लॉक को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये सरफेस को स्लिप होने से रोकने के लिए फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा और इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा के बराबर लग रही होगी। म्यू एस इंटू एन, एन एम जी कॉस थीटा आता है, इसमें एन एम जी कॉस थीटा आता है। क्या आपको पता है कि एन एम जी कॉस थीटा के बराबर क्यों आता है? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है, इस ब्लॉक का कोई भी मूवमेंट नहीं है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है और हमेशा जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम है इस वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सारे फोर्सेस को हम इक्वेट कर देंगे, एन को एम जी कॉस थीटा के बराबर कर देंगे, तो हमें नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा आ जाएगी। तो और यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? और एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे इन सारे फोर्सेस को आप बराबर कर देंगे तो आपको मिनिमम फोर्स मिलता है टू मूव अप इज इक्वल टू एम जी म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो ये हुआ सब आपका चैप्टर। ठीक। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।